नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप फ्रेम में देख रहे हैं मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी अपनी एक पहचान है। मुझे कोई लंबा चौड़ा परिचय देने की ज़रूरत नहीं। अनुपम मिश्रा जी और धीरेन्द्र पंडित जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। अनुपम जी, आपके पास आता हूं, सीधे हम सवालों पर ही आएंगे। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय क्या चल रहा है, भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश की जा रही हैं। चूँकि भारत 2014 के बाद से लगातार एक सही दिशा में बढ़ रहा है और बड़े बदलाव देखने को हमें मिल रहे हैं। 2014 के पहले का एरा और 2014 के बाद का 2025 तक का एरा, सोच में, अप्रोच में, नीतियों में, सिद्धांत में और सेना के मोर्चे पर ले लो, आर्थिक मोर्चे पर ले लो, आप जो दूसरे हमारे आयाम हैं उन पर देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर जो लोगों के जीवन में एक बदलाव आ रहा है वो, और जो 11th से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अगर देखें तो उससे बहुतों को एक्चुअल में बेचैनी है। कोशिश तो की गई थी कि 2024 में ही मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, लेकिन 2024 में भी नहीं रोक पाए। 2024 के बाद अगर हम देखें तो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए, उनके अपने चीफ मिनिस्टर बन गए और तीनों ही बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य थे, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। अब बिहार है और बिहार के बाद भी लड़ाई है। बिहार के मोर्चे पर जो सर्वे आए हैं, ओपिनियन आए हैं, जो ज़मीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो टर्नआउट हुआ है पहले चरण में, सारे संकेत इस तरफ हैं कि मोदी एक और किला जीतने वाले हैं। ऑलरेडी बिहार उनके पास, उनके सहयोगी दलों के पास था, नीतीश वहाँ मुख्यमंत्री थे। अगर बिहार भी मोदी जीत जाते हैं तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचैनी है उनको लेकर के, उनकी लीडरशिप को लेकर के, और देश के भीतर भी राहुल गांधी से लेकर के तमाम दूसरे लोग जिन खुरापातों में और प्रयासों में लगे रहते हैं, साजिशों में लगे रहते हैं, बिहार में अगर वही रिजल्ट आता है, जीत होती है, तो इसके बाद का सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं। ख़ास तौर से बंगाल में भी चुनाव इसके कुछ ही महीने बाद होने वाले हैं। देखिए ओंकार सर, बिहार के तुरंत बाद बंगाल की चुनौती है और असम की चुनौती है। दो चुनौतियां हैं। उसके अगले साल आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। इसलिए मैं बिहार को पहली बार एक सेमीफाइनल मान रहा हूं उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव पूरी ताकत से बिहार में लगे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 14% यादव और 18% मुसलमान मिलके भी माई कॉम्बिनेशन नहीं जीतता तो उत्तर प्रदेश में 6%, 7% यादव और 17% मुसलमान कैसे जीतेगा। तो इसके चलते वो पूरी ताकत उन्होंने बिहार में लगा रखी है। सभी तरफ से लोग आए हैं, आपने देखा हर प्रदेश से आदमी आया, सिर्फ ममता नहीं आई और यह ममता का कोई आदमी नहीं आया। और इसका कारण ये बताया जाता है कि ममता का रोल वहाँ पे प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। प्रशांत किशोर से पूछा जाता है कि बिहार के बाद क्या, तो कहते हैं यूपी, जबकि बिहार और यूपी के चुनाव में 1.5 साल का अंतर है। वो कभी नहीं कहते हैं बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। उनको बिहार के बाद योगी को हटाना है, उन्हें वेस्ट बंगाल नहीं जाना है। और इसीलिए देखिए अब ममता की तरफ से कोई आया भी नहीं। और मेरा अपना मानना है कि वेस्ट बंगाल अपने आप में फाइनल फ्रंटियर माना जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कोशिश करके भी
ये किला भेद नहीं पा रही है। पर मेरी अपना इस बार मेरा फीडबैक है, उसके हिसाब से इस बार असम भी मुश्किल पड़ेगा। असम में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ ठीक है अपना, वहाँ तो एनआरसी भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में चल रही है, 2005 से चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। लेकिन अगर आप हेमंत बिश्वा शर्मा के बयानों को देखें और जो अगर आप थोड़ा इंडिपेंडेंट फीडबैक लें तो इतना आसान नहीं होने वाला असम में, क्योंकि वहाँ पे भी एकदम पोलराइज्ड है। और आपने देखा कि तरुण गोगोई टाइप के लोग जो कि आधा टाइम पाकिस्तान में नज़र आते हैं, उनको वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो मोदी की अगली चुनौती बिहार के बाद, देखिए बिहार में सब कुछ मोदी का नहीं था, देखते ही देखते ये पूरा बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के ऊपर जनमत संग्रह में बदल गया। पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर केंद्रित हो गया। मोदी की असली चुनौती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह गृह मंत्री की असली चुनौती बंगाल में और उसके बाद असम में आएगी। धीरेन्द्र जी, पश्चिम बंगाल में जब ये आपका एसआईआर शुरू होने वाला था, उससे पहले से ही जैसे बिहार में एसआईआर का विरोध करने के लिए या उसे रुकवाने के लिए जितनी याचिकाएं लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से एक याचिका टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से भी लगाई गई थी। जाहिर है ममता बनर्जी उसके पीछे थी, वो कोशिश कर रही थी कि बात नौबत बंगाल तक ना जाए, बिहार में ही ये अगर एसआईआर रुक जाए सुप्रीम कोर्ट से तो वो बहुत बड़ा किला फतह कर लेंगी, आधा चुनाव तो जीत ही लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो संवैधानिक है और चुनाव आयोग को विशेष सत्यापन करने का पूरा हक है, इससे पहले भी होता रहा है। जितनी भी आपत्तियां थी, याचिका थी, वो खारिज हो गई। अब तो बंगाल में भी और दूसरे राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसको ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। हालांकि वो कलकत्ता की सड़कों पर हमें मार्च करते हुए दिखाई दी, बहुत सारा जमावड़ा था, लेकिन फीडबैक ये आ रहा है कि खुद उनकी पार्टी के लोग, उनके बीएलए जो बूथ स्तर पर काम करते हैं पार्टियों के, अब वो भी सहयोग कर रहे हैं, वो भी अपने लोगों को मतदाता सूची में आ जाएं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी जो अकड़ फूं दिखा रही थी वो भी पूरी तरीके से धरी रह गई। शायद ममता बनर्जी को इस बात का अंदाज़ा था कि अगर उन्होंने एसआईआर को रोका तो केंद्र सरकार तैयार बैठी है 355 या 356 की कार्रवाई के लिए। दरअसल बंगाल एक ऐसी तिलिस्म के तौर पर बीजेपी के सामने है जिसकी चाबी खो गई है, उनको दिख नहीं रहा कि वहाँ से निकले कैसे। लेकिन ममता बनर्जी मुझे लगता है कि ज़्यादा ग्राउंड बीजेपी के लीडरशिप से ज़्यादा वहाँ पर रही, क्योंकि आप देखिए बीजेपी वहाँ जितने लोगों को लाई थी वो सब वापस चले गए थे, क्योंकि डर, मजबूरी, उनका सिस्टम। सिर्फ शुभेंदु वहाँ डटे हुए, शुभेंदु को लेकर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी तैयारी पूरी कर रही हैं। अगर आप देखेंगे, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी के जो कुछ 2 जिलों में बीएलओस ने क्या किया कि अपने वो शेयर किए जो निर्वाचन अधिकार, और उसमें बहुत सारे नाम जोड़ दिए गए, अपने वो उसके साथ पासवर्ड शेयर किए गए, उस पर उनको बुलाया गया। बाकायदा निर्वाचन आयोग ने उसको बहुत सख्ती से लिया। पिछले महीने की आपको याद होगा वो घटना है, और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही थी। वो क्या कर रही है कि एक एक एसआईआर में जितने भी क्लोज होंगे वो एक एक क्लोज पर सुप्रीम कोर्ट आकर लड़ेगी। क्योंकि अगर हम बिहार में घुसपैठियों की बात करते हैं तो बंगाल तो फिर उनके लिए स्वर्ग है। मालदा, मुर्शिदाबाद, वो तमाम जगह पर, और वहां चूंकि हम लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे, हम लोग दोनों भाषाओं का जो डायलेक्ट है, मतलब एक ही भाषा का अलग अलग, बांग्ला इधर बोल रहे हैं, बांग्ला उधर बोल रहे हैं, वो लोग तो समझ सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो सब बंगाली दिखेंगे कि भाई ये बंगाल का है, ये शायद बंगाल आदेशी है या बंगाली है। इसीलिए आप देखेंगे ममता बनर्जी इस बात के सहारे जो 31% है, क्योंकि ये दोनों राज्य जिनका जिक्र कर रहे थे आप और अनुपम जी, तो एक में 34%, एक में 31%। तो यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी उनको बचाना या स्टेट बचाना नहीं है,
इस देश के आने वाले समय के फ्यूचर का वहां फैसला होना है। वो लड़ाई सिर्फ बीजेपी की जीत हार की नहीं लड़ाई है, वो बीजेपी के अलावा उस बात की जीत हार की लड़ाई है कि क्या विदेशी ये तय करेंगे कि इस देश की पॉलिसी कैसे बने। क्योंकि आपने संदेश खाली देखा, आपने वो देखा कि उस समय कई सारी चीजें निकल के आई। जैसे ये हुआ कि किस तरह से जो वहां से जो वो आते हैं, घुसपैठी आते हैं, उनका टीएमसी के जो नेता हैं वो उनको ले जाके बाकायदा आधार कार्ड वार्ड सब बनाते हैं। बस तय ये होता है कि आपको टीएमसी को वोट करना है। आप देखिए कालियाचक जैसी घटनाएं कि थाने फूंक दिए गए, किसी की हिम्मत नहीं थी, ये सब वहां स्टेब्लिश हो रहा है। तो ममता बनर्जी ये तो जानती है कि भाई ये चुनौती, अगर ये लोग निकल जाएंगे, अगर यहां 65 लाख निकले तो आप वहां लगाइए कितना अंदाज होगा। क्योंकि वो तो मेन तो बैटल ग्राउंड हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक चेंजेस का वहां या आसाम में। तो वो जो बड़ी चीज मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इसको लेके एक एक चीज को वहां जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हम लोग शायद इसको, ये मेरी समझ है, हो सकता है लोग सहमत हो, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि शायद ममता कमजोर पड़ रही है। नहीं, ममता पॉलिटिकली रूथलेस पॉलिटिक्स करती हैं। उन्होंने ये लेफ्ट से सीखा। लेफ्ट जिस तरह से लेफ्ट ने एक टॉर्मेंटेड सिस्टम तैयार कर दिया था, एक्सप्लॉयटेशन किया, पूरे सिस्टम को उन्होंने पार्टी काडर में तब्दील कर दिया। मैं जब पहली बार चुनाव कवर करने गया था बंगाल, उस वक्त तो लेफ्ट की पार्टी की सरकार होती थी, मुझे याद है कि हर गली के बाहर एक ऑफिस था और वो तय करता था कि अंदर जो जाने वाले लोग हैं, ये हर गली की बात कर रहा हूं, हर गांव हर गली में, जिसको फिर ममता बनर्जी ने एक और बहुत रिफाइन किया, वो ये तय करता था कि अंदर किसके घर में कार है, क्या है, उससे पार्टी कितना पैसा लेगी। और जो उसका नहीं होता था, उसका खुद ममता बनर्जी ने देखा, उसको बाल पकड़ के वहां से बाहर निकाला विधानसभा में। उसके बाद आपने मिदनापुर में देखा 7 लोग मारे गए थे जब ये मंच टूटा। तो उसने, ममता बनर्जी ने बजाय इसके कि इसका प्रतिकार करके एक सुधारात्मक कार्रवाई की, ममता बनर्जी ने यह समझ लिया कि टेरर उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड है। तो अभी भी अगर हमको ये लग रहा कि शायद ममता ये इससे डर से कर रही है, नहीं, ममता ये जानती है वो जीत की स्थिति में है, लेकिन ममता किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना चाहती। आप देखेंगे वो कांग्रेस को भी नहीं आने देती, वो वहां उसको भी नहीं आने। सेम ग्राउंड पे मैं ये मानता हूं महुआ मोइत्रा को आगे किया गया, सेम ग्राउंड पे आप देखेंगे ममता बनर्जी एक भी स्पेस देने की कोशिश नहीं करेगी। और वहां 65 लाख है तो वहां 1.5 से 2 करोड़ वोटर घुसपैठिए होंगे, 100% होंगे, फर्जी वोट होंगी। लेकिन एसआईआर के एक एक कदम के लिए लड़ना पड़ेगा। बीजेपी के हमारा और आपका संवाद भी याद है उस वक्त जब हम लोग चुनाव के तुरंत बाद आए, क्योंकि मुझे ये लगा इतने सालों में कवर करने के बाद कि बीजेपी को अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। उस वक्त पार्टी से ज्यादा मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि उस वक्त उन लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उनके साथ रेप हुए, उनके कत्ल हुए, उनको घर छोड़ना पड़ा, उनको आसाम में शरण लेनी पड़ी। उस वक्त 355 की सबसे ज्यादा जरूरत थी, 356 की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब लेकिन अभी भी हो सकता है ममता को डर हो, मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि ममता को डर हो, लेकिन बीजेपी के लोगों को वहां उम्मीद नहीं है। अभी आपने भूपेंद्र यादव को भेजा, वहां भूपेंद्र यादव गए हैं। भूपेंद्र यादव मास के साथ इंटरेक्ट करने वाले लीडर नहीं है। मैनेज जरूर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उसमें बीजेपी की पॉलिसीज में, लेकिन आज की डेट में मुझे ये लगता है ममता बनर्जी चूंकि सड़क पर खड़ी होती हैं, सड़क की पॉलिटिक्स करती हैं, सड़क की पॉलिटिक्स से जन्मी हैं। जिस आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि आप तो हमसे भी सीनियर हैं कि जब 1996 में या जब उसने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा था उसने ममता बनर्जी ने, तो जो पहली रैली हुई थी वो कोलकाता की सड़कों पर 10 लाख की भीड़ के साथ। वो सड़कों की राजनीति करती है, मैं ये मानता हूं। तो एसआईआर पर हर हाल में होगा, हर चीज होगी और वो कोशिश करेंगी, रोकेंगी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को पिछले महीने ही बुलाया गया, तब उन्होंने उन 5 संविदा वाले कर्मचारियों को सस्पेंड किया जो बहुत नीचे के कर्मचारी हैं। तो मुझे लगता है एसआईआर पर तो और बड़ी होगी। मैं इसको नहीं मानता हूं कि ये सरकार 355 356 तक करेगी, क्योंकि मोदी बहुत सारी चीजें अकोमोडेट करना चाहते हैं। हिस्ट्री का कई सारी चीजें उनको लगता है कि हिस्ट्री, मतलब ये मेरी समझ है कि उनको लगता है कि हिस्ट्री में कोई चीज मेरे साथ ऐसी ना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फैसले कई बार आपको अप्रिय भी लेने पड़ते हैं और वो लेते हुए नहीं दिख रहे। अनुपम जी, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी एक्सट्रीम तक जाएगी? और अगर जाएगी तो क्या इस बार भी केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगा?
अब सवाल ये कि एक्सट्रीम है क्या? जब आप कहते हैं एक्सट्रीम तक जाएगी तो उसका क्या तात्पर्य? बाधक बनना एसआईआर में। पूरी जितनी बाधा हो सकती है सब होगी, जितनी ज़्यादा मतलब शॉर्ट ऑफ नॉट अलाउइंग देम टू डू इट, मतलब एकदम रोक देना छोड़कर जो कुछ कर पाएगी सब करेगी वो। अगर 20 का पैमाना है तो 19.5 तक जाएगी। उसके हाथ में जो कुछ है वो सब कुछ करेगी। और उसमें BLOs पिट भी सकते हैं, चुनाव आयोग के लोग पिट सकते हैं। मैं याद दिला दूँ, वो CBI के अधिकारियों को अरेस्ट कर चुकी है, ED के अधिकारियों पे पत्थरबाजी करा चुकी है, BSF को गालियां दे चुकी है, आर्मी वालों से पंगे ले चुकी है, और प्रधानमंत्री की विज़िट का बहिष्कार कर चुकी है। कोई संवैधानिक संस्था, और डंके की चोट पे कहती कि मैं हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी। तो आप बताएं ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्था है जिसको ममता बनर्जी ने चैलेंज ना किया हो? वो तो पूरा उनका एक अलग सा उनका तरीका है जिसमें वो बताती हैं कि बंगाल भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, जैसे बंगाल कोई और अलग देश हो, ममता उसकी प्रधानमंत्री हो। वो तो इंडियन आर्मी जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती हो, बंगाल के ज़रिए निकलती है, तो ममता कहती हैं कि भारत ने बंगाल पे आक्रमण कर दिया। तो वो जो ज़ुबान बोल रही हैं, वो जो भाषा बोल रही हैं, वो जो हरकतें कर रही हैं, तो उसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को बाधा डालना तो बहुत मामूली सी बात है। और अभी कल या परसों मैंने एक ट्वीट देखा भी है और उसको शायद रिपोस्ट भी किया है कि वो BLOs को TMC के ऑफिस में बैठा के काम करा रही है। तो शी विल डू एवरीथिंग, मतलब एक आधिकारिक रूप से मना कर देने के अलावा नहीं होने दूंगी। जो कुछ संभव है सब कुछ करेगी। लेकिन ये उनको मालूम है, और जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि चलिए एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि मोदी सरकार ममता बनर्जी के मुद्दे पर बैकआउट कर जाती है। एक बार के मान भी लिया जाए कि ये भाजपा सरकार की एक ये पॉलिसी है कि ममता बनर्जी को हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देंगे, सिंपैथी नहीं पाने, एक बार मान भी लिया जाए। लेकिन तो भी जो SIR पूरे देश में होना है उसको केवल ममता बनर्जी के विम्स पे, ममता बनर्जी के नखरों पर बंगाल के लिए रोका नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है ना। और जब संभव नहीं है, यानी प्रधानमंत्री भी चाहे तो नहीं रोक सकते। भाई क्या कह के आप रोकेंगे कि हम पूरे देश में SIR करेंगे और बंगाल में ममता नहीं चाहती इसलिए नहीं करेंगे? फिर तो कहीं करने का आपका मुंह ही नहीं बचेगा ना। तो वो तो होना ही होना है। अब ममता को सिर्फ ये तय करना है कि SIR वो कराएंगी कि राष्ट्रपति शासन में होगा। यानी वो अगर एक्सट्रीम तक जाएंगी तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन को दावत देंगी? उन्हें वो राष्ट्रपति इतनी मूर्ता वो नहीं करेंगी। उनको मालूम है कि जो चीज़ संभव ही नहीं रुकना वो तो नहीं करेंगी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ करेंगी। और उस सब कुछ में मैं फिर से याद दिला दूँ कि उस CBI अधिकारियों को गिरफ्तार करा चुकी हैं, ED के अधिकारियों का सर खुलवा चुकी हैं, पत्थरबाजी करके सर फड़वा चुकी हैं, BSF को गालियाँ दे चुकी हैं और आर्मी को चैलेंज कर चुकी हैं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक थोड़ा सा अंतर करता हूँ इस बात में कि जो SIR के काम में लगे हुए हैं वो चुनाव आयोग के अपने अधिकारी नहीं होते हैं, तो वो राज्य सरकार के ही अधिकारी होते हैं। मैं तो बताया ना कि वो BLOs को TMC के ऑफिस में बैठा के काम करा रही है। तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं जिनको कि चुनाव आयोग एक तरह से लोन पे लेता है, तो वो उनके काम में जितनी बाधा पहुंचा पाएगी करेगी। भाई उनके ऊपर वो अटैक नहीं करेगी क्योंकि वो उसके अपने कर्मचारी, उन पे अटैक तो नहीं करेगी, लेकिन वो उनको मुक्त होकर काम भी नहीं करने, मतलब जितना उसके बस में है, जो कुछ ह्यूमनली, जो कुछ मानवीय रूप से संभव है, ममता बनर्जी सब कुछ करेंगी। आप बिहार से इसको इसलिए मत कंपेयर करें क्योंकि बिहार में NDA की सरकार थी और बंगाल में ममता की सरकार है। अब आते हैं जरा इससे अगले सवाल पर, वो ये धीरेन्द्र जी, बिहार का नतीजा अगर वही आता है जो इस समय जेरे बहस है, चर्चा के बीच में है, कि साहब संकेत ये मिल रहे हैं कि सरकार फिर नीतीश की आ रही है या NDA या नरेंद्र मोदी की ही आ रही है, इन्हीं को जनादेश मिल रहा है, तो क्या राहुल गांधी खामोश बैठेंगे या लालू यादव का कुनबा खामोश बैठेगा? क्योंकि जिस तरह की ये पेशबंदी करते आ रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वोट चोरी को लेकर के, तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर के,
उससे क्या हमें ये संदेश नहीं मिल रहा है कि जैसे ही नतीजा आएगा उसके बाद ये अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी? देखिए, एक सवाल इस देश को अब तय करना है। मैं भी ये मानता हूँ कि अपोजिशंस और सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस देश में ममता बनर्जी, चूँकि मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर उसकी चीज़ है, जिसमें लगता है ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं और तमाम लोग इस तरह के लोग हैं जिनको ये धमकी देने में अब उनको कोई गुरेज नहीं रहा कि आप इसको, यहाँ भारत सरकार ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, कई चीज़ें दे चुके हम लोग। या वो रीजनल अस्मिता को, जैसे कि आपने DK शिव कुमार का या उस समय कर्नाटक में देखा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया कि हम अलग हैं सब सिस्टम्स। तो ये इस देश की पॉलिटिक्स में इस चुनाव के या अगले चुनाव के या इससे अगले चुनाव के बाद इस देश को ये तय करना पड़ेगा कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो सिस्टम होता है कि आप एक नेशन पर इस तरह के सवाल उठा के आप बच नहीं सकते, आप इलेक्शन उसमें नहीं आएंगे। क्योंकि जिस EVM के लिए पिछले 2019 से जिस EVM के लिए लगातार सड़कों पे उतरकर जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, अचानक उनको ये लगने लगा कि अब EVM का नहीं मामला है, अब तो ये वोट चोरी का ही मामला हो गया। और वो वोट चोरी का मामला इतना हास्यास्पद है कि जिस आदमी ने भी जिंदगी में प्रधानी का चुनाव लड़ा होगा, विधायक और उसका तो छोड़ दीजिए, वैसे प्रधानी का चुनाव सबसे टफ माना जाता है क्योंकि वो हर एक आदमी एक दूसरे को जानता है, लेकिन इसके बावजूद जिसने भी वो चुनाव लड़ा है वो जानता है कि जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वो ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा था आरफा खानम, माफ़ कीजिएगा मैं नाम नहीं लेता हूं किसी जर्नलिस्ट का, लेकिन फिर भी वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सीधे तौर पर इस देश के लिए ये फैसला करना होगा, आज नहीं तो कल करना होगा कि देश में देश के लिए राजनीति और देश पर राजनीति कितनी मुश्किल होती है। बहुत छोटे शब्दों में चेक करना होगा क्योंकि वो ये कह रही है कि भारत में जामदानी कौन आएगा, कब आएगा भारत में जामदानी, क्योंकि उसको लगता है कि मुस्लिम आदमी ही इस देश के लिए रूल्स कर सकता है। जिस देश ने इतना बड़ा दिल दिखाया हो कि वो 20 साल में बंटवारा भूल गया हो, जिस देश ने इतना बड़ा दिल दिखा दिया हो, उस देश को अभी ये फैसला अभी करना पड़ रहा है कि हम ऐसे लीडर्स को देख रहे हैं जो जनता से ये उम्मीद कर रहे हैं वो सड़क पे उतरे, इस देश को रवांडा बनाए, इस देश को केनिया बनाए, इस देश को नाइजीरिया बनाए। तो आज नहीं तो कल फैसले लेंगे क्योंकि वो तो ये अपील कर चुके। आप कह रहे हैं वो करेंगे, वो तो कर चुके। वो तो जब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का नतीजा चुराया हमारा, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये हरियाणा चुरा लिया, तो वो सीधे तौर पर पूरे देश की क्षमता को, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट आपको एक एक चीज, भाई सुप्रीम कोर्ट पर आप यकीन रखिए तो आप देखेंगे जिस तरफ हमारी पॉलिटिक्स बढ़ रही है, मुझे पूरा यकीन है, और ये बात मैं लगभग 10-15 साल से मतलब हमेशा लिखता भी रहा हूं कि एक दिन वो आने वाला है जिस दिन ये कहेंगे कि हम इस पर यकीन नहीं करते, कोर्ट पर नहीं करते, हम इस पर नहीं करते, तो फिर आप किस पे करते हैं? क्योंकि आपके मुंह से जो निकल गया वही करेंगे। ये तो संभव नहीं है क्योंकि हमारी कल्चर में तो ये हो ही नहीं सकता। परम स्वतंत्र सर पर ना कोई भावे सोई करस हो, तो वो तो क्या आपको जो परम स्वतंत्र थोड़ी हो तुम। वो जिस तरह का बिहेव कर रही है कांग्रेस, खासतौर से तेजस्वी या राहुल, आप ये देखेंगे वो आगे की लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि वो हार चुके हैं, ये बात तो तय कर लेते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इसके बाद फिर जनता, और नहीं तो कई बार क्या होता है कि पहलवान जो हम लोगों के यहाँ कि वो कहते हैं ना कि वो नाच तो आता नहीं है लेकिन आंगन टेढ़ा है, तो वो इस तरह की भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरा है जब आप जेएनजी का आह्वान करते हो, आपके समर्थित पत्रकारों की एक जमात ये कहती हो कि यहाँ कम जमदानी आएगा, मतलब ये मुझे लगता है कि एक वो है, और ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देश पर सवाल उठाने वाले को पनिशमेंट करने की ताकत हमारे अभी तक, मतलब ताकत का मतलब इस सरकार ने नहीं, सरकार ने तो काफ़ी कड़क फैसले भी लिए हैं लेकिन हमारे सिस्टम में ही मौजूद नहीं है। वो मुझे लगता है कि ये होगा। अनुपम जी, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, अमेरिका से जिस तरह की तनातनी चल रही है ट्रेड डील को लेकर के, और बीच में जिस तरह के तनाव पैदा हुए, डोनाल्ड ट्रंप अभी तो गुड़गुड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्दी भारत से डील हो जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डेड इकोनॉमी है और तमाम तरह की बातें, सीज फायर को लेकर के बयानबाजी, उससे लगा था कि
ये पाकिस्तान से अपने व्यक्तिगत हित साधने के चक्कर में वहाँ के आर्मी चीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, वाइट हाउस में बुला करके दावतें दे रहे हैं, अर्थ मिनरल और तमाम दूसरी चीज़ें, और उनके दामाद कुशनर ये लाहौर में उन्होंने कोई ऑफिस खोला, ये सूचना मिल रही थी। इसलिए ये हिंदुस्तान को थोड़ा परे धकेल करके अपने स्वार्थ सिद्ध करें, लेकिन खेल कोई बड़ा है ये समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर ये बांग्लादेश जैसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश, मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब शेख हसीना चुनी गई थी, जब चुनाव हुआ था तो बीएनपी ने बाइकआउट किया था चुनाव का, और अमेरिका की तरफ से ये बयान आ गया था कि इस चुनाव को हम लेजिटिमेट नहीं कर रहे हैं, मान्यता नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी वैसी ही सिचुएशन देश में बनाने की कोशिश में हैं। जितनी हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं बिना किसी सबूत के। अभी उनके 2-3 दिन के जो हम ट्वीट देख रहे हैं उसमें वो लगातार अब बेशर्मी के साथ युवाओं के साथ साथ जैन जी लिख रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के नतीजे क्या आएंगे ये तो राहुल गांधी को पता है, ये तेजस्वी को भी पता है, ये इकोसिस्टम को भी पता है, और ये अमेरिका को भी पता होगा, इनको सबको पता है। तो इस नतीजे के बाद, और ममता बनर्जी ये भी नहीं चाहेंगी कि अगर बिहार में फिर से मोदी जी जीत रहे हैं तो फिर वो बंगाल की तरफ आएँ, और 15 साल उनको भी होने वाले हैं एज चीफ मिनिस्टर, वो भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं और एक माहौल वहाँ भी बना हुआ है। तो क्या मोदी विरोधी ताकतें एक जोर लगाने की कोशिश करेंगे, एक अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे? नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं आता है कि मोदी का पूरा टेन्योर में ऐसा एक भी साल गुजरा हो जब इस तरह का जोर ना लगाया गया हो। किसान आंदोलन आपने देखा, CAA आंदोलन आपने देखा, और इन सब में आपने पूरा विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतें, विदेशी देश और राहुल गांधी, कांग्रेस और रीजनल पार्टी, सबको अपना रोल देखा है। और तो और आपने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे ये पहली बार हो रहा है कि हमारा देश एक दूसरे देश के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है, और उसमें भी आपने एक देश के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया। शेख हसीना वाली बात से मैं थोड़ा सहमत इसलिए नहीं हूँ कि ये बात सच है कि शेख हसीना का जब चुनाव हुआ था तो अमेरिका ने ये कहा था कि हम इस चुनाव से को स्वीकार नहीं करते। पर हमको भूलना नहीं चाहिए कि शेख हसीना का जब वो इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने पूरी विपक्षी पार्टी को जेल में डाल दिया था। तो वो चुनाव किसी को बहुत ज़्यादा हज़म नहीं हुआ। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और सबको जेल भेज देना चाहिए, उनको बांग्लादेश से इस बारे में एक तरह से सीख लेने की ज़रूरत है कि विपक्ष कितना भी नालायक क्यों ना हो, अगर आप पूरे विपक्ष को जेल में डाल देते हैं तो बांग्लादेश में शेख हसीना वाली स्थिति बन जाती है और भारत के लिहाज से इमरजेंसी और इंदिरा गांधी वाली स्थिति बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मोदी इतना क्रिटिसिज्म लेने के बाद भी इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप इसीलिए नहीं लेते हैं, उन्हें लगता है कि उनको समझ में आता है कि ये क्या गंभीर नवैयत इसमें आ सकती है, क्या गंभीर मामला हो सकता है इसमें अगर आप यू गो ऑन अरेस्टिंग दी ओपोजिशन लीडर्स। तो उन्हें इस बात का आइडिया है, इसलिए उन्होंने इस पर कभी ऐसा कॉल नहीं लिया। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने किसान आंदोलन और CAA आंदोलन, ऑपरेशन सिंदूर और भी तमाम छोटे छोटे मौके आए हैं जब आपने अपनी पूरी जिसे कहना चाहिए ताकत आजमा ली, सब कुछ कर लिया। अग्निवीर वाली योजना आप देख लें, और जब केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक आपने उनके तमाशे देख लिए। और आप याद कीजिए जब आपने केजरीवाल को जेल भेजा था तो सीधे संयुक्त राष्ट्र से बयान आ गया था, यूनाइटेड नेशन से बयान आ गया था केजरीवाल के फेवर में। तो ये एक दुर्भाग्य है कि आप पूरी दुनिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सच है कि अगर कर भी देते हैं तो वी आर नो बांग्लादेश, हम बांग्लादेश नहीं हैं, हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम नेपाल नहीं हैं, हम चीन तक नहीं हैं।
तो साहब हम बहुत एक अलग किस्म का देश है, और यहाँ पर किसी एक भाई जो 80 साल से आपको क्या लग रहा है कि आज कर रहे हैं, वो तो 80 साल से CIA हमारे उसमें, इंदिरा गांधी तो विदेशी हाथ उनका सबसे फेवरेट जुमला ही था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक लिमिट के आगे कोई भी देश या कोई भी देशों का समूह या कोई भी मीडिया ताकत भारत में अस्थिरता पैदा कर सकती। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं इस चर्चा के बाद और दोनों विद्वानों के विचार जानने के बाद कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में कांटे ना बोए गए हों या उनकी परीक्षाएं ना ली गई हों या उन्होंने जब जब अलग अलग क्षेत्रों में सुधार के लिए कड़े स्टेप लिए हैं तब उनको बदनाम करने की कोशिश ना की गई हो। पार्लियामेंट को बाधित करने से लेकर के और पार्लियामेंट के बाहर भी तमाशे ना किए गए हों। यहाँ तक कि CAA के मौके पर शाहीन बाग और दिल्ली दंगे से लेकर के तमाम आगजनी और दूसरी चीज़ें करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसको बहुत समझदारी के साथ टैकल भी किया है। और इस बार कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कह सकता हूँ कि ये लोग शांति से बिहार के नतीजे को नहीं पचाएंगे, कुछ ना कुछ उद्दंडता, अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक उम्मीद भी है कि चूँकि नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है और एक गृह मंत्री के तौर पर एक प्रामाणिक नेतृत्व अमित शाह का, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर हमारे राजनाथ सिंह का, और विदेश मंत्री के तौर पर हमने पहलगाम के बाद भी देखा था कि हमारे विदेश मंत्री ने कितने देशों के साथ टॉक्स की थी, बातचीत की थी, उनको विश्वास में लिया था। खुद प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे राष्ट्र प्रमुखों को विश्वास में लिया था। तो बहुत कुशलता के साथ, बहुत समझदारी के साथ ये फैसले लेते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली के तहत अगर चुनाव हो रहे हैं तो विपक्ष को समझदारी के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नतीजा जो भी आए। खिलाफ आता है तो मोदी सरकार को, उनके NDA सहयोगियों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये लोग जीतते हैं तो विपक्ष को उसे स्वीकार करना चाहिए। और आगे के लिए जो लड़ाइयाँ हैं वो चाहे बंगाल की है, असम की है, केरल की है, तमिलनाडु पुडुचेरी की है और 2027 में 7 राज्य हैं, उनकी तैयारी करनी चाहिए। यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, चर्चाएं अच्छी लगती हैं, लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं चर्चा कैसी लगी। इसके अलावा जो वीडियो है उसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनुपम मिश्रा जी का चैनल है घूमता आईना और धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट। दोनों को सब्सक्राइब भी करें और उनको सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।